हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्य एकेडमी पटना। टॉपिक ऑफ द डे सेशन। ये सेशन हमारा करंट अफेयर का सेशन है। इसमें अगेन हम दो मेजर टॉपिक पे डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द सेशन। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है लिथियम रिसोर्स इन J&K। रिसेंटली जो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसने जम्मू कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी है उसका एक एरिया है सलाल हैमाना, वह एक पर्टिकुलर जोन है इस यूनियन टेरिटरी में। वहां पे 5.9 मिलियन टन का लिथियम जो रिसोर्स है उसे वह एस्टेब्लिश किया, उसे वह फाउंड किया है। और इस लिथियम रिसोर्स को नाम दिया गया है इन्फ्रेड रिसोर्स। अब बात तो सही है कि लिथियम रिसोर्स पाया गया है 5.9 मिलियन टन का इस जम्मू कश्मीर में, और यह काफी अच्छा रिसोर्स माना जाता है। आखिर ये इन्फ्रेड रिसोर्स क्या है? सबसे पहले बात आती है कि ये इन्फ्रेड रिसोर्स का मतलब क्या है। तो यह इन्फ्रेड रिसोर्स मींस अ मिनरल रिसोर्स इज अ रिसोर्स फॉर विच क्वांटिटी, ग्रेड एंड मिनरल कंटेंट आर एस्टिमेटेड ओनली विथ अ लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। ये लिथियम पाया गया है लेकिन यह एस्टिमेटेड है, और इसे इन्फ्रेड रिसोर्स इसलिए कहा गया है क्योंकि यहां पे इन्फ्रेड रिसोर्स उस रिसोर्स को बोला जाता है जिसकी क्वांटिटी की आखिर वो कितना है, उसका ग्रेड क्या है और कितना मिनरल कंटेंट है वो एक्चुअली में पता नहीं होता है। और ये एक एस्टिमेट दिया जाता है विथ ए लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि एक्चुअली में उसके मिनरल कंटेंट के बारे में, ग्रेड के बारे में और क्वांटिटी के बारे में जो कॉन्फिडेंस रहता है वो लो रहता है। दैट्स वाई ऐसे रिसोर्स को, ऐसे मिनरल रिसोर्स को इन्फ्रेड रिसोर्स कहा जाता है। अब बात करते हैं कि ये जो फाउंडेशन हुआ है, ये जो फाइंड किया गया है, ये कैसे इसका ऑब्जर्वेशन हुआ है। तो ये जो रिसोर्सेज फाउंड किए जाते हैं इट इज बेस्ड ऑन इंफॉर्मेशन गैदर्ड फ्रॉम लोकेशन सच एज आउटक्रॉप्स, ट्रेंचेज, पिट्स, वर्किंग्स एंड ड्रिल होल्स दैट मे बी लिमिटेड और अनसर्टेन क्वालिटी एंड ऑल्सो ऑफ लोअर रिलायबिलिटी फ्रॉम जियोलॉजिकल एविडेंसेस। जो ये रिसोर्सेज पाए जाते हैं, जो डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल रिसोर्स पाए जाते हैं, वो हो सकते किसी ट्रेंच से मिल रहे हो, किसी माउंटेन क्रॉप्स में हो, या ड्रिलिंग के टाइम में मिल जाते हैं, तो उसका एक प्रॉपर एस्टिमेशन होना पॉसिबल नहीं हो पाता है। दैट्स वाई वैसे रिसोर्स को इन्फ्रेड रिसोर्स कहा जाता है। अब बात आती है कि आखिर ये इन्फ्रेड रिसोर्स का कॉन्सेप्ट आया कहां से है। तो यह यूएनएफसी का एक मैंडेट है 1977 का। उस मैंडेट के थ्रू रिसोर्सेस को इन्फ्रेड रिसोर्स का संज्ञा दिया जाता है। तो यह जो मैंडेट है इट इज बेस्ड ऑन द क्लासिफिकेशन फ्रॉम यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल फ्रेमवर्क क्लासिफिकेशन फॉर रिजर्व्स, रिसोर्सेस, सॉलिड फ्यूल्स एंड मिनरल कमोडिटीज ऑफ 1997। जो 1997 का यूएनएफसीसी का मैंडेट है, उस मैंडेट के अकॉर्डिंग ही रिसोर्सेस को इन्फ्रेड रिसोर्स का जो दर्जा है वो दिया जाता है, क्योंकि उनके बारे में एक्चुअल में ना उनका ग्रेड पता होता है, ना मिनरल कंटेंट पता होता है, ना क्वांटिटी पता होता है। अब बात हम करते हैं लिथियम के बारे में कि आखिर ये लिथियम इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता जा रहा है। खासकर जब से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिचार्जेबल बैटरीज का कॉन्सेप्ट आया है, यह लिथियम जो रिसोर्स है वो हर एक कंट्री के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो रहा है। सो इस लिथियम को हम लोग व्हाइट गोल्ड के भी नाम से जानते हैं। ड्यू टू इट्स हाई डिमांड फॉर रिचार्जेबल बैटरीज इज अ सॉफ्ट एंड सिल्वरी व्हाइट मेटल है। अब जितने भी आप देखते हो लिथियम आयन बैटरीज है, ये काफी ज्यादा, चूंकि अब जो व्हीकल मार्केट है वो शिफ्ट हो रहा है अब इलेक्ट्रिक व्हीकल पे, तो वहां पे रिचार्जेबल बैटरीज की जरूरत है जहां पे लिथियम का काफी ज्यादा डिमांड है। एक्सट्रैक्शन, डिफरेंट टाइप से एक्सट्रैक्शन किया जा सकता है। इसका जो एक्सट्रैक्शन होता है जनरली लिथियम का, वो एक प्रोसेस होता है जिसे कहते हैं हम लोग सोलर इवोपोरेशन ऑफ लार्ज ब्रेन पूल्स और फ्रॉम हार्ड रॉक एक्सट्रैक्शन ऑफ द ओर्स। इन दो मेथड से इसका लिथियम का एक्सट्रैक्शन हो सकता है। और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं जिसके थ्रू ड्रिलिंग करके भी लिथियम को निकाला जा सकता है, लेकिन ये दो मेन प्रोसेस है जिसके थ्रू एक्सट्रैक्शन होता है। अब बात करते हैं यूजेज का कि आखिर जो ये लिथियम है कुछ सालों में क्यों ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, क्यों हर एक कंट्री इसके रिसोर्स के लिए, इसकी क्वांटिटी के लिए कर चिंता हो गए हैं। तो कारण है दिस लिथियम इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स यूज्ड इन बैटरीज ऑफ ईवी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लैपटॉप्स, मोबाइल, etc। अब हर जगह अब इलेक्ट्रिक चीजें प्रमोट हो रही है, रिचार्जेबल बैटरीज का कॉन्सेप्ट आ रहा है जिसमें लिथियम जो है उसका एक मेजर कंपोनेंट है। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन
It is used to make alloy with aluminum and magnesium, improving their strength and making them lighter. Magnesium lithium alloy for armor plating, aluminum lithium alloy in aircraft, bicycles, frames and high speed trains. तो आप देख सकते हैं कि जो इतना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में इसका यूज हो रहा है, खासकर रिचार्जेबल बैटरीज में, एरोप्लेन में यूज हो रहे हैं, ट्रेन्स में यूज हो रहे हैं, तो इसका जो यूज है वो पर्पस जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्पस के लिए इसका यूज किया जा रहा है. दैट्स वाई हर एक कंट्री लिथियम के रिसोर्स के होड़ में लगा हुआ है, उसकी कंपटीशन में लगा हुआ है. और ये इंडिया के लिए एक अच्छी बात है कि अभी रिसेंटली एक नए जगह पे, जहां पे कभी भी अंदाजा नहीं था कि लिथियम मिल सकता है, वहां पे ये डिस्कवर किया गया है. अगर ग्लोबल लेवल पे बात करें कि सबसे ज्यादा कहां पे ये रिसोर्स पाया जा रहा है, तो एक एरिया है जिसे हम लोग लिथियम ट्रायंगल के भी नाम से जानते हैं, वो साउथ अमेरिका में है. सबसे अधिक जो रिजर्व है इसका चिली में है, देन ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना आर द टॉप कंट्रीज ऑफ लिथियम रिजर्व्स. आप देख सकते हैं जो लिथियम ट्रायंगल की मैं बात कर रहा था उसमें चिली, अर्जेंटीना एंड बोलिविया ये शामिल है. ये जो साउथ अमेरिका आप देख सकते हैं, ये आप ट्रायंगल बन रहा है, ये यहां पे अर्जेंटीना, दिस इज चिली एंड दिस इज बोलिविया. वहां पे ये ट्रायंगल बनाते हैं जहां पे ये सबसे अधिक इस एरिया में आपका लिथियम जो रिसोर्स है वो पाया जाता है. अब बात करते हैं हम लोग इंडिया में क्या स्थिति है. तो लिथियम रिजर्व इन इंडिया की बात करें, प्रिलिमिनरी सर्वे शो एस्टिमेटेड लिथियम रिजर्व ऑफ 14,100 टन्स इन ए स्मॉल पैच ऑफ लैंड सर्वेड इन साउदर्न कर्नाटका, मंड्या डिस्ट्रिक्ट. जो ये साउथ कर्नाटका का एक साउदर्न जो कर्नाटका है, वहां पे सबसे अधिक इंडिया में लिथियम रिजर्व पाया जाता है. और जो पोटेंशियल साइट्स है जहां पे अभी भी संभावना है कि लिथियम मिल सकती है, वो जैसे देख सकते हैं जो माइका बेल्ट है, राजस्थान का, बिहार का, आंध्र प्रदेश का, पिग्मेटाइट बेल्ट है जो उड़ीसा में है, छत्तीसगढ़ में है, और रैन ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है. वहां पे पोटेंशियल है बेल्ट है जहां पे लिथियम रिजर्व्स फाउंडेशन हो सकते हैं. अगर एक्सप्लोरेशन किया जाए तो वहां भी लिथियम रिजर्व्स पाने की संभावनाएं हैं. आवर नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड विथ इकोनॉमी, और यहां पे कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमी में एक कॉन्सेप्ट आता है दैट इज कॉल्ड क्रोनिक कैपिटलिज्म. आखिर ये क्रोनिक कैपिटलिज्म क्यों इतना भी न्यूज में है? तो रिसेंटली अब अडानी और हिंडनबर्ग का इशू था, उसको लेके पार्लियामेंट में काफी ज्यादा बहसें हुई हैं. जो अपोजिशन पार्टी है वो रूलिंग पार्टी को कह रही है कि आप एक कमेटी बैठाइए और इस पे प्रॉपर जांच होने चाहिए, और उस कमेटी का हेड जो एक चीफ जस्टिस, रिटायर्ड चीफ जस्टिस का एक डेजिग्नेटेड कमेटी बैठाइए और उनसे इस पे जांच करवाइए, एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाइए. तो इस पे अभी डिमांड हो रहा है अपोजिशन का, ये अडानी हिंडनबर्ग जो इशू है उसी को लेकर. और जिस कारण से यह जो वर्ड है आपका कॉन्सेप्ट है क्रोनिक कैपिटलिज्म का, वो न्यूज में बना हुआ था. तो ये तो इशू है खैर, लेकिन हमें अब ये समझना है कि आखिर ये क्रोनिक कैपिटलिज्म का मतलब क्या है. तो आप देख सकते हैं यहां पे, दिस क्रोनिक कैपिटलिज्म इज बेसिकली अ टर्म है यूज्ड टू डिस्क्राइब कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम इन विच इंडिविजुअल और बिजनेस विथ क्लोज टाइज टू पॉलिटिकल लीडर्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स use their political connection to gain an unfair advantage in the marketplace. बेसिकली एक बहुत सिंपल शब्दों में समझे तो जो कंपनीज है, जो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, उनका पॉलिटिकल पार्टी से पर्सनल लेवल पे कनेक्शन होता है इसमें, ये सिस्टम में, और वो जो है उनको अनफेयर एडवांटेज मिलता है एज कंपेयर टू अदर्स. मतलब देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन बिजनेसमैन एंड पॉलिटिकल पार्टीज, दैट इज कॉल्ड क्रोनिक कैपिटलिज्म. कि मार्केट में उनको अदर के मुकाबले में ज्यादा जब प्रेफरेंस दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड क्रोनिक कैपिटलिज्म. जो कैपिटलिस्ट होते हैं उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है टू द पॉलिटिकल पार्टीज और द रूलिंग लीडर्स और द इंडिविजुअल मिनिस्टर्स, और उसका वो बेनिफिट लेते हैं. देन उस कैपिटलिज्म को हम लोग कहते हैं क्रोनिक कैपिटलिज्म. इन द क्रोनिक कैपिटलिज्म इंडेक्स 2021 पब्लिश्ड बाय द इकोनॉमिस्ट, इंडिया वाज रैंक्ड एट 7th पोजीशन where chronic sector wealth accounted for 8% of gross domestic product of the country. आप देख सकते हैं 2021 का एक रिपोर्ट है, उसमें यह बताया गया था कि इंडिया को 7th रैंक पर रखा गया था इन क्रोनिक कैपिटलिज्म. और जितना भी इंडिया का टोटल जीडीपी है ये तो एस्टिमेटेड था, उसका 8%, अराउंड 8% वह क्रोनिक कैपिटलिज्म में है. तो आप देख सकते हैं कि इतने बड़े लेवल पे हमारे यहां जो क्रोनिक वेल्थ है क्रिएट हो रहा है, मतलब जो लीडर्स और कैपिटलिस्ट का जो कनेक्शन है, जिसके कारण मार्केट में जो कंपटीशन है, हेल्दी कंपटीशन है, वो धीरे धीरे डिटोरिएट हो रहा है.
अब बात करते हैं कि आखिर क्या क्या इश्यू हो सकता है इस क्रोनिक कैपिटलिज्म से। तो पहला इश्यू है अनफेयर एडवांटेज इन मार्केट प्लेस। अब जिसका पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्शन होगा, रूलिंग पार्टी से कनेक्शन होगा, उनको एक अलग ही एडवांटेज मिलेगा। और उनको एडवांटेज मिलने का मतलब है कि जो मार्केट में जो हेल्दी कंपटीशन है उसमें डिटोरिएशन होना। Chronic capitalism can lead to corruption as business uses their political connection to gain unfair advantage in the marketplace, often by bribing government officials. This can undermine the rule of law and erode public trust. और इससे ease of doing business में भी जो है रैंकिंग में वो गिरावट हो जाएगा, क्योंकि वो अनएडवांटेज जो उनको जो मिल रहा है एडवांटेज वो बाकियों को नहीं मिल रहा है। तो जो पब्लिक ट्रस्ट है गवर्नमेंट में वो धीरे धीरे डिटोरिएट कर देगा, जिससे कि मार्केट जो है वो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा। डिस्टॉर्टेड मार्केट कंपटीशन, जैसे कि हमने देखा कि अगर आप किसी एक को फेवर कर रहे हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी एक को फेवर कर रही है, तो कहीं ना कहीं जो मार्केट में जो कंपटीशन है वो बिजनेसमैन में, कंपनीज में, कैपिटलिस्ट में वो डिटोरिएट करना स्टार्ट कर देगा, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ पर अल्टीमेटली इफेक्ट पड़ेगा। Reduced innovation, the dominant position of large business often erodes competition and discourages them to further innovate or improvise products and services. This can stifle innovation in overall economy and lead to decline in competitiveness. कि सिंपल सा लॉजिक है कि अगर किसी एक को अनफेयर एडवांटेज दिया जा रहा है तो मार्केट में कंपटीशन करने गया, इनोवेशन कम जाएगा, क्योंकि दूसरे पार्टीज को लगेगा कि हम कितना भी एफर्ट लगा रहे हैं, इनोवेट करना चाह रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को, लेकिन हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा है, दूसरे को अनहेल्दी सपोर्ट दिया जा रहा है, जिससे कि मार्केट में जो इनोवेशन है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। पब्लिक डिस्ट्रस्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड द इकोनॉमी, और जब ऐसा होने लगता है और बड़े बड़े कंपनियां जब बहुत सारा पैसा लेकर डूब जाती है और इकोनॉमी डाउन प्रोडक्ट चली जाती है, धीरे धीरे जो पब्लिक है उसका भी ट्रस्ट जो है गवर्नमेंट में धीरे धीरे डिटोरिएट करना स्टार्ट कर देता है। अब बात करते हैं कि आखिर इससे कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंसी लाइए, जो रेड टैपेजिंग का कॉन्सेप्ट है उसे खत्म करना होगा। गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज है उन्हें अकाउंटेबल बनाना पड़ेगा। इन सब तरीकों से क्रोनिक कैपिटलिज्म को हैंडल किया जा सकता है कि अकाउंटेबिलिटी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ानी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के रखनी चाहिए। जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जो लीडर्स है, उन्हें अपना एथिकल कंडक्ट मेंटेन करके रखना चाहिए और प्रॉपर टाइम टू टाइम रियल इन्वेस्टिगेशन सर्वेलांस सिस्टम इस पे होना चाहिए। देन ओनली इसे कंट्रोल किया जा सकता है। अदरवाइज क्रोनिक कैपिटलिज्म का जो इफेक्ट है इकोनॉमी पे वो काफी ज्यादा एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।